नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और भारतीय बाजारों की सिचुएशन को देखते हुए या हायर लेवल से बिकवाली, पिछले 2 हफ्तों से एफआईसी खरीदारी, नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत, अर्निंग्स, इन सब ट्रिगर्स के बीच में मार्केट सब कैसे कामकाज कर रहे हैं, क्या रणनीति हो, क्या दिशा हो, क्या दशा हो, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। और आज इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ अभय अग्रवाल सर मौजूद हैं, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पाइपर सेरिका के। अभय सर को आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे कई बार सुना होगा। आज पहली बार वो हमारे साथ यहाँ पर मुखातिब हैं। अभय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत करने के लिए अपना समय निकाला आपने। दूसरा, अभय सर, कहा जाता है बाजार में कि अच्छा भाव और अच्छी खबर एक साथ कभी नहीं आता। ना इस समय अच्छा भाव आ रहा है, ना इस समय अच्छी खबर आ रही है। कैसे देख रहे हो आप मार्केट को? जी, गुड आफ्टरनून सुमित, और थैंक यू, आपने शो पे बुलाया मुझे मुझे सच में बहुत खुशी है कि पहली बार आपके साथ कर रहा हूँ इंटरेक्शन। सो वेरी हैप्पी टू डू दैट। देखिए, जो बाजारों की बात है, आपने एकदम ठीक कहा, क्योंकि जब अच्छी खबर आती है तो भाव बढ़ जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि पहले ले लेता अच्छा होता। पर वो हाइंडसाइट में पता चलता है, हो सकता है कुछ अच्छी खबर आ जाए जल्दी, पर फिर लोग सोचेंगे कि पहले लेने लायक मार्केट था। अभी सुमित, क्या हो रहा है, जो हम एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जिससे ब्रेकआउट करना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, वो इसलिए कि एक तो जो नियर टर्म ट्रिगर्स थे हमारे अर्निंग्स के, वो जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसे प्ले आउट हुए नहीं है। आप देखेंगे अर्निंग्स जो लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी के, स्पेशली आईटी सर्विसेज, एफएमसीजी, कंज्यूमर कंपनीज जिनको मैं कहूँ, एक तो अर्निंग्स जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम है, और दूसरा कमेंट्री भी इतनी कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मैं कहूँ। तो बाजार को एक तो वो ट्रिगर नहीं मिला है कि अर्निंग्स ग्रोथ ऐसी हो कि अर्निंग्स अपवर्ड्स रिवाइज हो, निफ्टी का ईपीएस अपवर्ड रिवाइज हो, तो उससे एक बाजार को नई एक चाल मिले। दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसने भी एक कैप लगा के रखा है मार्केट पे, क्योंकि जो कोई लार्ज बेट्स इस समय लेना नहीं चाहता इस समय में, जबकि स्थिति अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो ये दो चीजें हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही है। और दूसरी तरफ बहुत अच्छी बात यह है कि जो एक टेक्निकल सपोर्ट है मार्केट को, वो स्ट्रांग है। डोमेस्टिक फ्लोज, फॉरेन फ्लोज स्पेशली ठीक ठाक नंबर्स पे चल रहे हैं। दोनों नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं काफी समय से। जबकि हमने पहले देखा था, स्पेशली जनवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी में काफी डीप सेलिंग थी एफपीआई की। तो एक वो रिवर्सल है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, जो फ्लोज आ रहे हैं मार्केट में। तो आई थिंक एक मार्केट अभी इस एक जोन में है, और इस जोन से बाहर निकलने के लिए मार्केट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर चाहिए। और अब वो ट्रिगर कहाँ से आएगा? या तो एक टैरिफ वॉर का रेजोल्यूशन हो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारी पाकिस्तान के साथ चल रही है उसका रेजोल्यूशन हो। तो ये जो दो बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट के पास, पर मार्केट आई थिंक यही इंतजार कर रहा है इन ट्रिगर्स का इस समय। तो अबे सर, 5 महीने इस साल के निकल चुके हैं, कैलेंडर ईयर के, और 2 से 3 महीने तो फाइनेंशियल ईयर के भी निकल चुके हैं। जो पिछले साल का एक ड्रीम रन मार्केट्स ने देखा था, या जो कंसिस्टेंटली मार्केट ने गेन दिखाए हैं, वो ड्रीम रन वाला पार्ट तो जा चुका है, वो तो क्लियर है। अब पैसा बनाना इज नॉट एज इजी एज इट वाज लास्ट ईयर। तो अभी की सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, किस तरफ अपॉर्चुनिटी है जहां पर पैसा बनाने की गुंजाइश दिख रही है एटलीस्ट? और जो नए निवेशक कोविड के बाद आए थे, क्या उनका टेस्ट पूरा हो चुका है या अभी और ग्रिलिंग बाकी है? देखिए, मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा पहले, क्योंकि ये काफी लोग इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। मुझे लगता है कि जो कोविड के बाद और कोविड के समय में भी जो इन्वेस्टर्स आए थे, और मैंने काफी समय से ऑब्जर्व किया है नए काफी जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। जब मैंने 30 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था सिटी बैंक से, तब से मैंने देखा है काफी जनरेशनल चेंजेस हुई हैं। पर ये जो करंट जनरेशन है, इनको मैं बहुत क्रेडिट दूंगा सुमित, क्योंकि ये बहुत आप ट्रेडिंग वाला पार्ट जाने दीजिए, एफएनओ उसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। पर जो स्टॉक पिकर्स हैं या पोर्टफोलियो क्रिएटर्स हैं या जो अपनी बेट्स ले रहे हैं, वो मुझे लगता है कि काफी एस्ट्यूट इन्वेस्टर्स हैं, और वो ये समझ के आए हैं कि इस मार्केट में जो तेजी मंदी है ये चलती रहेगी। मार्केट रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है न्यूज को।
तो उससे डरे नहीं। और इसका एक प्रूफ है कि जो हमारा एसआईपी का जो डेटा हम देखते हैं वो काफी स्टिकी रहा है। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस तरह की स्टिकीनेस एक प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं देखी। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, ये जो न्यू जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स है कि उनको उनको मालूम है कि लंबे समय की थीम प्ले करनी है। उनको मालूम है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। थोड़ा ऑफ कोर्स एक सेगमेंट है मार्केट में जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड से प्ले करता है, पर मैं कहूंगा 80 to 90% जो मैंने ऑब्जर्व किया है नए इन्वेस्टर्स को, वो काफी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, बड़े ट्रेंड्स को प्ले करते हैं, बड़े थीसिस को प्ले करते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा मेरा कॉम्प्लीमेंट्स भी है नए इन्वेस्टर्स को कि जिस तरह से उन्होंने समझदारी दिखाई है, और मेरे को कॉन्फिडेंस भी है कि इस तरह का पैसा लॉन्ग टर्म का मार्केट में आता रहेगा तो ये मार्केट को सपोर्ट भी करेगा थ्रू दिस साइकिल्स। पहला आपका जो सवाल था कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, सुमित, मेरा व्यू है कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है और ग्रोथ मार्केट रहेगा अगले 10 साल के लिए, क्योंकि जो हमारा $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है वो एक ग्लोबल लेवल पे देखें तो अभी भी हम एक छोटे मार्केट है। हम अपने आप को अंदर से तो ऑफ कोर्स हमारी कंपनीज काफी बड़ी हैं, पर अब एक डेटा पॉइंट सिंपल ये है कि एक हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसका $300 बिलियन का आसपास मार्केट कैप है, और जबकि यूएस में कंपनीज हैं जो $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप पास कर चुकी है। तो अभी भी हम एक ग्रोथ इकोनॉमी है, ग्रोथ मार्केट है। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखूं तो इंडिया अभी भी एक मिड टू स्मॉल कैप स्टॉक है, आप उसको कह सके। तो एक अपॉर्चुनिटी इंडिया में इन्वेस्टिंग की सिर्फ ग्रोथ में है। जो जो वैल्यू है वो ट्रैप्स हैं, फ्रैंकली मेरे व्यू से। जो अब काफी लोग का फोकस रहता है कि लार्ज कैप्स में चले जाएं, लो ग्रोथ लार्ज कैप्स में चले जाएं, पर वो वैल्यू ट्रैप से वहां पे रिटर्न नहीं बनेगा। रिटर्न बनेगा बाय बैकिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। और जैसे ईएमएस एक सेक्टर है जो काफी फास्ट इमर्ज हुआ है पिछले 5 सालों में। सीडीएमओ एक और स्ट्रक्चर है, एक और सेक्टर है। इंश्योरेंस है, एग्रोकेमिकल का जो स्पेस इमर्ज हो रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को जो कंपनीज केटर करती हैं। आई थिंक इस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज है एक बड़ा सेक्टर। तो आई थिंक इन सेक्टर्स में ग्रोथ को बैक करें तभी इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा इंडियन मार्केट। तो अबे सर, मैं इंडिविजुअल सेक्टर स्टॉक्स पे भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरे से मिस हो गया था कि इस समय 3 मेजर थ्रेट्स आपको रख सकते हो सामने, और उन तीनों थ्रेट्स को आप ऑर्डर में देखना अपने हिसाब से। पहला चैलेंज जो यूएस और इंडिया के बीच के टैरिफ को लेकर चल रहा है, कि क्या ग्लोबल टर्मोइल जो टैरिफ वाला है उसको हम सरपास कर चुके हैं नहीं, ये पहला चैलेंज है। जियोपॉलिटिकल इशू जो अभी तक पूरी तरह से अनफोल्ड हो नहीं पाया है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या है कि खबर ज्यादा चल रही है, इवेंट कम हो रहा है, सो ये ज्यादा वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। और तीसरा इज अर्निंग, जो लग रहा था कि अप टू द मार्क आएगी, लेकिन वो आई नहीं, लेकिन बिलो कंसेंसस भी नहीं है। सो अर्निंग का अपग्रेड भी नहीं हो पा रहा है इसलिए निफ्टी का। तो वैल्यूएशन वाला पार्ट कितना कंफर्ट डिस्कंफर्ट में, वो आप देखो। तो ये तीनों को अगर मैं ऑर्डर में रखूं तो पहली प्रेफरेंस को आप किसको दोगे, दूसरी किसको दोगे, और तीसरी किसको दोगे? देखिए, इसमें पहली जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी। और सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी, जैसे आपने कहा सुमित, की न्यूज बेस्ड ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं। पर वो कब होगा, किस फॉर्म में होगा, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो एक मार्केट को सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी इस समय वो है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुमित ये भी है कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो टैरिफ का टेंशन बिना उनके कुछ किए इतना ज्यादा था कि काफी मार्केट्स में हमने करेक्शन देखा, 10-10% का करेक्शन देखा बड़े। और उसके बाद वो सिचुएशन है वो टेपर डाउन होती गई, और अब इस लेवल पे आ गई है कि अब कोई ज्यादा वरीड नहीं है उसके बारे में। तो जो टैरिफ का जो थ्रेट है स्पेशली इंडिया को लेकर, उसको मैं बहुत ही डाउन प्ले करूंगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी या नेगेटिव इवेंट है इंडिया के लिए। आई थिंक हमारे जिस तरह के रिलेशनशिप्स हैं यूएस के, और जिस तरह से हमारा लो शेयर ऑफ ट्रेड है विथ यूएस, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा इंपैक्ट आएगा। अदर देन एक दो सेक्टर्स स्पेसिफिक होगा ज्यादा से ज्यादा, पर अपॉर्चुनिटी उसमें ज्यादा है। तो सबसे बड़ा रिस्क इस समय है जियोपॉलिटिकल टेंशन विथ आवर नेबर। दूसरा है जो अर्निंग्स की जो आपने बात करी,
कि बिलो पार है, बहुत डिजास्ट्रस नहीं है डेफिनेटली, पर बिलो पार है और कमेंट्री कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। सो अब एनालिस्ट अपने जो रिवीजन करेंगे एस्टिमेट्स का, और उसके ऊपर फिर निफ्टी का वैल्यूएशन मल्टीपल भी जो हम 20 के आसपास लेते हैं एक साल के आगे का, वो करीब 19 टाइम पे है। सो वी आर विद इन फेयर वैल्यू रेंज। और तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो टैरिफ का, वो मेरे को लगता नहीं फ्रैंकली वो रिस्क फैक्टर है। आई थिंक द बिगेस्ट 99% जो अभी अनसर्टेनिटी है मार्केट में वो जियोपॉलिटिकल इशू को लेके है। तो अब सर इसी के ही पृष्ठभूमि में अगला सवाल है कि अगर इतना बड़ा कंसर्न था, क्योंकि ये पहली बार है जब सितंबर से लेके अब तक हमने टाइम बेस्ड और प्राइस बेस्ड दोनों करेक्शन एक साथ देखे, और ये बहुत लंबे समय के बाद आया। सो उस समय एफआईज तो दूर रहे, लेकिन अब एफआईज आए हैं और डीआईज जो कैश पे बैठे थे वो भी मार्केट में वापस लौटना शुरू हुए। सो ये जो कंसर्न है वॉर रिलेटेड या अनसर्टेनिटी का, क्या एफआईज रीड नहीं कर पा रहे हैं या एफआईज बिटवीन द लाइन कुछ और रीड कर रहे हैं? इसमें ना जो टैरिफ के टाइम पे, अगेन हम उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जब टैरिफ पे इशू हुआ था तो मार्केट ने रिएक्ट पहले किया और सर्टेनिटी बाद में आई। अब काफी इन्वेस्टर्स को ये लगा कि हमने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया, नहीं करना चाहिए था, जब तक कुछ नहीं होता तब तक वेट करते हैं। और जिस इन्वेस्टर ने वैसा बेट लिया दे केम आउट बेटर। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेके उल्टा हो रहा है कि जब कुछ होगा तब देखा जाएगा, अभी क्यों रिएक्ट करें। और एक एफपीआई का जो फ्लो है, मुझे लगता है कि वो ईटीएफ्स पैसिव इन्वेस्टिंग का भी काफी फ्लोज है, क्योंकि यूएस से पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में क्लियरली आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स डेप्रिशिएट हुआ है 10% पिछले 1-1.5 महीने में। दूसरी तरफ यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी सॉफ्टन हुई है। सो क्लियरली यूएस से माइग्रेशन है फंड्स का बाहर, और इंडिया जैसे मार्केट में भी जो एक इमर्जिंग मार्केट है, तो उसकी वजह से फ्लोज अभी बने हुए हैं। और अभी व्यू यही है कि चलो देखते हैं, वेट करते हैं, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा, अभी चलने दो। तो वो मार्केट पे आई थिंक ज्यादा प्रेशर करेगा अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है। तो सर एक बात और अब है सर, क्योंकि जो कैश का सिचुएशन था वो एक समय पर 12-13% पहुंच गया था फंड्स के पास, उसे जी। रिड्यूस करके 5-6% तक तो आया, तो डिप्लॉयमेंट तो चल रहा है। आपका कैश का सिचुएशन किस तरह का अभी आप लेकर चल रहे हो कि रेगुलरली फ्लो भी आ रहा है, रेगुलरली आपको इन्वेस्ट भी करना है? पहला पार्ट। दूसरा, आपने जो हायर लेवल से जब बाजार नीचे आया और मैं आपका जो शेयर होल्डर्स या आपका लेटर था वो भी देख रहा था कि आप लोग फार्मा को लेकर ओवरवेट हो, फाइनेंशियल्स बैंक्स पर ओवरवेट हो, आईटी पे अंडरवेट हो, तो क्या वही फिलॉसफी के साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो अभी भी? देखिए सुमित, हमारे केस में हम कैश ज्यादा होल्ड करते नहीं है, क्योंकि हमें जो पैसा आता है वो इन्वेस्टर्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, वो एलोकेशन करके देते हैं। जो उनको कैश पोजीशन अपनी बनानी है पोर्टफोलियो लेवल पे, वो अपना अलग से मेंटेन करते हैं। तो हमारा मैंडेट बहुत क्लियर है कि जो हमें पैसा दे रहे हैं वो इक्विटी एलोकेशन है उनका। तो हम टिपिकली 5 से 8% से ज्यादा कैश पोर्टफोलियो लेवल पे नहीं रखते हैं। और इस कॉन्स्ट्रक्ट में जो हम क्वार्टरली रीबैलेंसेस करते हैं मॉडल पोर्टफोलियो में, उसमें हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, अब एक साइक्लिकल बॉटम पे है। वो साइक्लिकल, जैसे हम फाइनेंशियल्स की बात करी आपने, दूसरी तरफ कंपाउंडिंग स्टोरीज हैं, जो ईएमएस जैसा एक सेक्टर है जो कंपाउंडर है। सीडीएमओ जो है, फार्मा कंपनीज क्लियरली एक कंपाउंडिंग ग्रोथ की तरफ जा रही है, और उस जा नहीं रही बल्कि है उस जोन में। और तीसरा फिर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ओवर प्राइस्ड हैं, जो अभी भी अर्निंग मल्टीपल्स उनके कम हुए हैं पर फिर भी हाई प्राइस्ड हैं। तो आईटी जो आपने बात करी, आईटी सर्विसेज अभी भी महंगा है डिस्पाइट करेक्शन, बिकॉज जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 1-2%, 3% से ज्यादा की नहीं है। तो ये हमने थोड़े पोर्टफोलियो चेंजेस किए अपने लास्ट अप्रैल के रीबैलेंस में। और अब जब नेक्स्ट क्वार्टर का रीबैलेंस होगा तब फिर देखेंगे कि कहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं जिनको हम बैक कर सकते हैं। तो अबे सर, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ जो फिलॉसफी रहती है उसमें आपका प्रेफरेंस क्या रहता है? क्या आप वैल्यू आइडेंटिफाई करते हो कि ये सस्ता मिल रहा है इसलिए उठाऊं, या जो महंगा है वो महंगा ही रहेगा, इसी ग्रोथ को आप फॉलो करते हो, जब वो रिलेटिवली सस्ता होता है तो आप उस पर फोकस करते हो? तो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ में आपकी फिलॉसफी क्या रहेगी?
जी देखिए, हम अपने आप को डिफाइन करते हैं एज ग्रोथ इन्वेस्टर। सो जब हम कोई भी कंपनी देखते हैं तो पहला फिल्टर उसमें वैल्यूएशन की जगह होता है कि क्या ये कंपनी 20-30% साल दर साल अगले 3 से 5 साल तक ग्रो कर सकती है। तो वो एक पहला फिल्टर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वैल्यूएशन क्या है उसका, क्योंकि एक ग्रोथ एट एनी प्राइस जो है वो एक बहुत ही डिजास्टरस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि क्या होता है, कंपनीज ग्रो कर रही हैं पर आप इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आए हैं, इतने एक्सपेंसिव मल्टीपल पे आए हैं, शायद 40-50-60 टाइम के पी मल्टीपल पे, कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। वो कंपनी ग्रो हो जाएगी क्योंकि वो उसका जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलरेडी अगले 3 से 5 साल की ग्रोथ को प्राइसिंग कर रहा है। सो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम एक ग्रोथ स्टॉक को आइडेंटिफाई करें, पर हम उसको तब लें जब उसका वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो जिसको मोर क्लासिक फॉर्म में कहते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। सो हम अपने आप को उस कैटेगरी में डिफाइन करते हैं कि हम असेस करते रहते हैं। काफी सारी कंपनीज, 150 कंपनीज हैं करीब, जो हमारे यूनिवर्स में रहती हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अक्रॉस सेक्टर्स। और उनको हम ट्रैक करते हैं बोथ फ्रॉम बिजनेस ग्रोथ पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो कोई शार्प करेक्शन हो, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे मिले कि दे कम विद इन आवर fair value range, and then we can add them to the portfolio. So growth at reasonable price is what I would like to say is where we fall. तो अबे सर, डोमेस्टिक साइड पर कई सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा जानकार खरीदारी की राय देते हैं, जैसे हॉस्पिटल हुआ या जी, इंश्योरेंस हुआ या ये हॉस्पिटैलिटी हुआ, एविएशन हुआ, जिनमें ग्रोथ स्टोरी भी है और अच्छा दाम भी कुछ का आया था बीच में। लेकिन यहाँ पर इतनी तेजी आ चुकी है कि ये सब लोग अपने एवरेज दाम से भी कहीं ज्यादा महंगे हैं। और जो सस्ते थे जैसे पीएसयू बैंक, आईटी, जो अभी नहीं भी किसी को पसंद आ रहा, ये ऑलरेडी बहुत सस्ते हुए जा रहे हैं। सो जो वाइड डिफरेंस है कि महंगा, अच्छी क्वालिटी की चीज बहुत महंगी और सस्ती वाली चीज बहुत सस्ती, तो ये डिफरेंस किधर एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है आपको? क्योंकि ये आईटी में सिचुएशन इतनी क्लियर है कि ये कंपनियां डिविडेंड पे ऑफ इतना कर रही हैं, चाहे ओरेकल हो, ₹250 का डिविडेंड है, ₹265 की ईपीएस पे, 80% ऑफ देयर ईपीएस वो डिविडेंड के तौर पे दे रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि उनके पास कैश का डिप्लॉयमेंट ही नहीं है कहीं। सो ये सिचुएशन कहाँ आप एडजस्ट करते हुए देख रहे हो? आई थिंक ये एक काफी इंडस्ट्रीज हैं जो रिकवर होती हैं बॉटम ऑफ द साइकिल। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एज एन एस्ट्यूट इन्वेस्टर आप एक सेम पोर्टफोलियो में ग्रोथ स्टॉक्स भी ले सकते हैं और थोड़े साइक्लिकल प्लेस भी कर सकते हैं। होटल्स, हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, सुमित, आपको याद होगा कंप्लीटली ट्रैश्ड वैल्यूएशन स्टॉक थे कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद भी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब कौन होटल में रहेगा, कौन ट्रैवल करेगा। और उसके बाद हमने शार्प रिकवरी देखी, क्योंकि एक रिवेंज ट्रैवल आया और वो रुका ही नहीं है अभी तक। और एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे अंडर इन्वेस्टेड है पूरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री डायनामिक्स पर्पज से हम देखें तो ये हॉस्पिटैलिटी का सेगमेंट जो है इतना हाई एंट्री बैरियर इंडस्ट्री है, क्योंकि आपको एक जेस्टेशन पीरियड है 7-8 साल का, एक नया होटल बनाने के लिए, एक एयरलाइन बनाने के लिए। दूसरी तरफ हेल्थ केयर में भी हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक आपको 700-800 का बेड हॉस्पिटल बनाना है, उसमें 8-10 साल लग जाते हैं। तो इनके नेचुरल एंट्री बैरियर्स हैं। और जब ये अपसाइकिल आती है डिमांड की, और आप ऐसे मार्केट में जहाँ पे सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, डिमांड ज्यादा है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपको प्राइसिंग में मिलता है। तो जिस तरह की प्राइसिंग पावर हमने देखी है रिसेंटली इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, वो अनपैरेलल्ड है और उसका पूरा फायदा मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अब कुछ काफी हाई वैल्यूएशन पे ये पूरा सेगमेंट ट्रेड कर रहा है। और दूसरी तरह उसका उल्टा ये होता है सुमित, कि लोग काफी हाई एक्सपेक्टेशन से पीक ऑफ द साइकिल, जब हम पीक वैल्यूएशन देखते हैं तब काफी इन्वेस्टर्स आते हैं। और उसके बाद या तो हम साइडवेज करेक्शन देखते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में हुआ 5-6 साल कुछ रिटर्न नहीं बनी, लार्ज कैप बैंक्स में हुआ, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स जहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं बनी, तो वो साइडवेज करेक्शन में चले जाते हैं, या और प्राइसेस गिर भी जाते हैं कई बार करेक्शन में। सो ये इसका एक कोई फॉर्मूला नहीं है सुमित। आई थिंक हर इन्वेस्टर को असेस करना पड़ेगा कि जब वो इन्वेस्टमेंट का बेट ले रहे हैं तो क्या वो टॉप ऑफ द साइकिल बेस्ट प्रॉफिट, बेस्ट मार्जिन, बेस्ट ग्रोथ पे, हाईएस्ट वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, या फिर वो एक कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं मार्केट से ये कह के कि अभी इस सेक्टर को, इस सेगमेंट को कोई नहीं देख रहा है, ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, तो मल्टीपल भी लो है और अर्निंग्स भी लो है, पर ये दोनों
ग्रो करेंगे अगले 2-3 साल में, जहां पे मुझे मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। सो आई थिंक तो एज एन एस्ट्यूट इन्वेस्टर आपको असेस करना पड़ेगा कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री के साइकिल में कहाँ पे इन्वेस्ट कर। अबे सर एक चीज और, क्योंकि अभी जो करेक्शन आया इसमें एक बहुत हद तक लार्ज कैप का लिमिटेड करेक्शन था, मिड कैप का थोड़ा सीवियर और स्मॉल कैप का सीवियर करेक्शन था। इस करेक्शन में आप क्या चीज भी मतलब एबल टू पिक, आपको क्या लग रहा था कि हाँ ये चीजें मुझे लेनी थी, मुझे मिल गई सही दाम पर? एक दूसरा एक हिस्सा ये भी होता है कि कुछ चीजें नीचे आ भी गई हैं फिर भी मैं उन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, जैसे आईटी है, इसको आप पहले ही कह रहे हो कि मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा अभी के लिए। सो अभी की सिचुएशन में क्या ऐसा है जिसको पिक एंड चूज किया जा सकता है, और क्या ऐसा है जो सस्ता है लेकिन फिर भी मैं उससे दूर रहना पसंद करूंगा, वो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो? ये देखिए, एक जो करेक्शन हुआ मिड कैप स्मॉल कैप में जनवरी फरवरी मार्च में, उसमें हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली टू ऐड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और थोड़े एनबीएफसीज भी हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि कोविड के बाद हमने पहली बार बैंक्स की बुक्स में काफी प्रेशर देखा, स्पेशली वो बैंक्स और एनबीएफसी जो अनसेक्योर्ड लेंडिंग करती है। और मैं सिर्फ माइक्रो फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अनसेक्योर्ड लेंडिंग, अनसेक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग जो है, जो हाई यील्ड हाई एनआईएम बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है बैंक्स के लिए। पर एट द सेम टाइम जब कैश क्रंच होता है इकोनॉमी में, तो अच्छे जो बोरोवर्स हैं वो भी अपना पेमेंट डिले कर देते हैं। और इस साइकिल की स्टार्ट हुआ ये साइकिल स्टार्ट हुआ था पिछले जनवरी में, जब आरबीआई ने टाइटिन किए थे नॉर्म्स, रिस्क वेट्स बढ़ाए थे फॉर अनसिक्योर्ड लेंडिंग। बैंक्स को बोला था कि एनबीएफसीज को जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हैं ज्यादा लोन ना दें, और सिक्योरिटाइज पोर्टफोलियोज ना खरीदे। तो उसके उस टाइटनिंग का हमने पूरा इंपैक्ट देखा दिसंबर क्वार्टर में, जब जब सिस्टम में लिक्विडिटी इतनी कम हो गई कि जो एमएसएमई बोरोवर्स हैं, अनसिक्योर्ड अच्छे बोरोवर्स हैं, पैसा हमेशा टाइम पे देते हैं, वो लिक्विडिटी की वजह से डिले करने लगे अपना पेमेंट। और दूसरी तरफ आरबीआई ने गार्ड रेल्स भी बढ़ा दी, काफी उन्होंने चेंजेस किए, टाइटन की, लिक्विडिटी भी कम हुई सिस्टम में। एक एनपीए दिखाना पड़ा उन बोरोवर्स को भी जो एक्चुअली एनपीए नहीं है, ओवर प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जिसका इंपैक्ट आया जीएनपीए पे, कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे भी आया, और प्रॉफिटेबिलिटी पे आया, आरओआई पे आया, आरओसी पे आया। और इसकी वजह से बैंक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया उस सेगमेंट से। और ये सिचुएशन ये हो गई कि जो बैंक्स 3-4 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करते थे, वो हम एक टाइम या उसके भी नीचे बुक वैल्यू पे खरीद पाए। तो मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है स्मॉल बैंक्स एनबीएफसीज का, जो एक कंसेंसस है मार्केट में कि इनसे दूर रहो, क्योंकि ये एकदम बहुत ही टफ सिचुएशन में से निकल रहे हैं। पर मुझे लगता है जो बॉटम ऑफ द साइकिल है वो हो गया है, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है इन स्टॉक्स के। और उस पे हमने बेट किया है सुमित, एज अ कॉन्ट्रा प्ले, थोड़ा ओवरवेट है अभी स्मॉल बैंक्स और एनबीएफसीज पे। और जो अंडरवेट है, जैसे आपने कहा आईटी सर्विसेज, मुझे लगता है कि अभी भी 20-25 टाइम का पी मल्टीपल है, सिर्फ डिफेंसिवनेस की वजह से। पर ग्रोथ नहीं है, इनोवेशन नहीं है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है आईटी सर्विसेज कंपनीज के, जो अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और इग्नोर कर रहे हैं। जो कस्टमर्स हैं वो 20% प्राइस डिस्काउंट चाहते हैं, और अगर ये लोग प्राइस डिस्काउंट देंगे तो लॉस मेकिंग हो जाएंगे लिटरली। काफी सारा पैसा जो इन्होंने शेयर होल्डर्स को वापस किया है पिछले 3-4 सालों में, वो एक्चुअली इनोवेशन में इन्वेस्ट कर सकते थे, पर वो नहीं किया, और अब उसका इम्पैक्ट देखिए। तो आईटी सर्विसेज जो है, आईटी सर्विसेज लार्ज कैप है वो, उससे हम पूरी तरह से दूर हैं। दूसरा एफएमसीजी जो है उससे दूर है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब कंपनीज 1-2% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रही है, तो कैसे उनके स्टॉक्स 45 टाइम 60 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं, ये मेरे समझ से तो दूर है। मुझे लगता है बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इन दो सेक्टर से हम दूर हैं सुमित, और जो हमको लग रहा है कि अब रिकवरी आने वाली है जिस सेक्टर में, उस पर पॉजिटिव। तो अभय सर, एक इन दोनों के बीच में सिचुएशन और आती है जो नेसेंट स्टेज होती है, कि ये यहां से थोड़ा और नीचे गए तब ये अट्रैक्टिव हो जाएंगे, या यहां से थोड़ा और ऊपर गए तो ये महंगे हो जाएंगे। इन स्टेज में आप किन सेक्टर को रख रहे हो? तो आई थिंक जो होल ईएमएस स्पेस है, जैसे उसमें कंपनीज है, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर कंपनीज का नाम ले रहा हूँ कि वो आपको समझा सकूं कि कौन से कंपनीज है। आप भी जानते हैं, डिक्सन है, केन्स है, सिरमा है,
एम्बर है, ये सारी कंपनीज हैं जो इन्होंने काफी फास्ट रैंप अप देखा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड है एक तरफ, दूसरी तरफ सरकार का पूरा सपोर्ट है कि मेक इन इंडिया बनाए जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। और अब ये तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स की तो स्टोरी हो गई, जो होनी थी वो तो ऑलरेडी वैल्यूएबल है, पर अब केन्स जैसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स के लिए ओसैट प्लांट लगा रही है। इंडिया का पहला ओसैट प्लांट होगा जो अगले 2 महीने में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा, विच इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर द कंट्री। दूसरी तरफ सिक्योर मीटर्स हैं, स्मार्ट मीटर्स हैं। तो काफी इनोवेशन हो रहा है ईएमएस प्लेयर्स के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स शायद थोड़े महंगे हो गए हैं क्योंकि ग्रोथ बिल्ट इन है उसमें। अगर थोड़ा करेक्शन आया तो हम डेफिनेटली उनको और ऐड करेंगे इस तरह की कंपनीज को। और जो महंगे हैं, और मुझे लगता है कि फार्मा एक थोड़ा एक्सपेंसिव जोन में जा रहा है अभी, क्योंकि इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी है। पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, इस साल का भी हो सकता है बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहे। तो उसको हम केयरफुली देख रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में न आ जाए कि हमारे ये जो कंपनीज हैं रिटर्न तो बना रही हैं पर ओवर वैल्यू जोन में चली गई है। एंड अबे सर, लास्टली अब आती है बारी ऑटो की, क्योंकि ऑटो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां फॉरेन कॉम्पीट भी कर रहे हो आप। नए जो प्लेयर्स हैं वो स्टिफ कंपटीशन दे रहे हैं एस्टैब्लिश प्लेयर्स को। टू व्हीलर में ईवी आते ही बजाज और टीवीएस ने गेम चेंज कर दिया, ओला ऐसी कंपनियों को धीरे धीरे आउट कर दिया जिन्होंने जो पाइनियर थे। वैल्यूएशन पार्ट कुछ के महंगे हैं, कुछ के हीरो सस्ता है लेकिन ग्रोथ नहीं है। सो इधर बहुत मुश्किल है पिक एंड चूज करना। इसको लेके क्या स्टांस रख रहे हो आप? देखिए, इसमें ऑटो में एक्चुअली बहुत ही क्लियर थीसिस है, और ये ग्लोबल थीसिस है, सिर्फ इंडियन थीसिस नहीं है, कि जो इनोवेट करेगा, इनोवेशन बोथ ऑन द टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी जो आपकी व्हीकल को चला रही है उस पे, और दूसरा डिजाइन पे। अगर आप ये दो चीजें कस्टमर को दे पाए तो कस्टमर अपना वॉलेट खोल देगा और आपका प्रोडक्ट लेगा। और इसका क्लियर एग्जांपल है, अगेन बाय रिकमेंडेशन, ये टीवीएस की आप देखिए, टीवीएस और आप हीरो को कंपेयर करें तो जो इनोवेशन कर रहा है वो आगे रहेगा, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा महंगा भी लेना पड़े पर वो वही प्रोडक्ट लेगा। और यही एक एग्जांपल है जो स्टोरी स्टार्ट हुई टेस्ला के थ्रू, कि टेस्ला एक इनोवेशन लीडर था डिजाइन में और प्रोडक्ट में। फिर बीवाईडी जैसी कंपनी चाइना में बनी, अब वो बीवाईडी ने टेस्ला को ओवरटेक कर लिया है। टेस्ला की जो मार्केट कैप है वो दुनिया की बाकी सारी ऑटो कंपनीज, ट्रेडिशनल मार्केट कंपनी से ज्यादा है। तो ये इनोवेशन जो है ना सुमित, उसका रिवॉर्ड मिलता है कंपनीज को। तो जो इनोवेट करेगा, अपना कैपिटल एलोकेशन आर&डी पे रखेगा, ये सोचेगा कि कस्टमर को कैसे मैं वाव करूं, कैसे मैं उसको ऐसा प्रोडक्ट दूं जो वो मना ही नहीं कर पाए। तो आई थिंक वो एक प्रीमियम प्राइसिंग मिलती है, वॉल्यूम ग्रोथ आता है, और मल्टीपल भी। एक तरफ आपका 15 टाइम पे एक टू व्हीलर कंपनी ट्रेड हो रही है मार्केट में, दूसरी तरफ एक 40 टाइम पे मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है, और वो सेम सेम सेगमेंट को केटर करते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि इनोवेशन पे फोकस है, कस्टमर के ऊपर फोकस है, डिजाइन पे, प्रोडक्ट पे। तो आई थिंक एज इन्वेस्टर्स हमको वही ढूंढना पड़ेगा कि हर सेगमेंट में कौन सा इनोवेशन लीडर है, क्योंकि वही लोग हैं जो फिर आगे जाके शेयर होल्डर रिटर्न जनरेट करते हैं। तो अबे सर, लास्टली इस सब तरह के सिचुएशंस में इंडिया के लिए क्या सिल्वर लाइनिंग, क्या होप, जैसे क्रूड का फॉल, जैसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, जैसे करेंसीज, एफआईएस का फ्लो, डीआईएस, तो इस तरह के क्या सिल्वर लाइनिंग्स आप नोटिस कर रहे हो जो हाँ लगता है कि ठीक है, अगर बाजार यहाँ से डाउनसाइड दिखाएगा भी तो शायद 10-12% बाद वो सारी चीजें क्लियर कर देंगी इतनी डस्ट को। तो ये सिल्वर लाइनिंग आपके लिए कौन सी होंगी? देखिए, मोटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत टॉप लेवल की अगर मैं बात करूंगा, फिर उसको हम ड्रिल डाउन करेंगे नीचे। पर जो टॉप लेवल पे आई थिंक इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल ट्रेड में, वो मैंने इससे अच्छी कभी नहीं देखी। हमारे मैक्रोज देखिए आप, बेस्ट है पिछले 30 साल में। कोई कैश फ्लो प्रेशर नहीं है, सरकार का फाइनेंशियल एब्सोल्युटली इन ऑर्डर है, और बाहर से पैसा आ रहा है, डोमेस्टिक मार्केट इंप्रूव हो रहा है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है डोमेस्टिक। तीसरी तरफ जो मैं देख रहा हूँ, एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का एक अबंडेंस है इस समय। स्टार्टअप से लेके इवन सम ऑफ द लार्जर कंपनीज बहुत एंटरप्रेन्योरियल हैं। और लास्टली जो मेरे को आपने जो सवाल पूछा कि क्या अपॉर्चुनिटी, सिल्वर लाइनिंग, मेरे को लगता है सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग इंडिया की है, और जिसको इन्वेस्टर्स को दिल खोल के बैक करना चाहिए, वो है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
और ये ऑलरेडी पॉकेट्स में स्टार्ट हो गया है और ये बड़ी थीम बनेगी जो स्टार्ट हुई थी ईएमएस में कि हमारी जो ईएमएस कंपनीज हैं और सिर्फ ईएमएस नहीं बाकी भी जो नॉन ईएमएस कंपनीज भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको काफी सपोर्ट मिला टू मेक इन इंडिया फॉर इंडियन मार्केट और अब वो कंपनीज इस स्केल पे आ गई हैं कि वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव है। तो फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमी केमिकल्स ये काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि जो टैरिफ वॉर का रहते हुए हमको पूरा फायदा उठाना चाहिए इसका कैपिटल से बैक करे शायद शॉर्ट टर्म में हमारे फाइनेंशियल्स कंपनीज के इतने अच्छे ना लगे पर इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मिड टू लॉन्ग टर्म में ये बड़ा प्ले है। सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो अभी काफी लोग बिलीव नहीं करेंगे पर 10 साल पहले यही लोग बिलीव नहीं करते थे कि चाइना कभी जापान के होते हुए चाइना एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाएगा। तो मुझे लगता है इंडिया में भी यही होगा काफी सारे सेगमेंट्स हैं जो चाइना अबैंडन करेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ स्केल। तो ये बड़ी सिल्वर लाइनिंग है और हम तो बिल्कुल जब अगर मार्केट करेक्ट होगा तो हम ऐसी स्टोरीज को ही बैक करेंगे। तो अभय सर ये कहना गलत होगा कि ये चाइना टैरिफ और इंडिया के लिए थ्रेट से ज्यादा अपॉर्चुनिटी बन सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए एक बड़ा सप्लायर है और एक बड़ा बायर है दोनों ने स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग की हुई है ईगो बैटल्स चल रही है उनकी तो और आई थिंक हमें बहुत ही क्लेवरली इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए ऐसे सेगमेंट्स जहां पे हम चाइना को रिप्लेस कर सके विद द सेम क्वालिटी एंड प्राइसिंग। बिल्कुल पूरा पूरा हमको उसका फायदा उठाना चाहिए और अच्छी चीज इसमें है कि अनलाइक चाइना हमने कभी अपना मार्केट बंद नहीं किया। चाइना आप जाएंगे तो ना वहाँ पे गूगल मैप्स है ना आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर कर सकते हैं ना वहाँ पे जो काफी यूएस की कंपनीज है ना वहाँ पे नेटफ्लिक्स है। तो वो सारा मार्केट लॉक्ड है। हमारा मार्केट तो हमेशा से ओपन था। तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है कि वी कैन पोजिशन आवरसेल्व्स एज अ वेरी जियोपॉलिटिकली फ्रेंडली country which has been open and has its own legal system। so इसको हमको अपने एडवांटेज को प्ले करना पड़ेगा पर इसके लिए एक जरूरी ये है कि जो गवर्नमेंट कैपेक्स प्लस प्राइवेट कैपेक्स को भी आना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारी कंपनीज जो लार्ज कंपनीज एंड ग्रुप्स हैं वो थोड़ा स्लो है बहुत ही ट्रेडिशनल थिंकिंग है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो उनको भी थोड़ा वॉलेट खोलना पड़ेगा या फिर हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाना पड़ेगा जैसे एप्पल जैसी कंपनीज हैं जो अब आके यहाँ बना रही हैं। तो एक प्राइवेट कैपेक्स को पुश करना पड़ेगा गवर्नमेंट कैपेक्स के साथ में। तो आई थिंक फिर 10% की जीडीपी ग्रोथ भी कम लगेगी उसके बाद। सुनिए अबे सर बहुत बहुत शुक्रिया। समय कैसे बीत गया पता नहीं चला लेकिन बात तो और भी बहुत सारी करनी थी लेकिन समय पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए अपना समय में देने के लिए और उम्मीद है आपसे आगे और बातचीत होती रहेगी। आपसे बहुत सारी और भी चीजें सीखना समझना बाकी है अभी तो उस पर हम आगे अलग से बात करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आज अपना समय में देने के लिए कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच माय प्लेजर थैंक यू। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहे।